नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईईएक्स, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जिसके ऊपर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आईईएक्स के ऊपर एक बात मैं आपको शेयर करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर हर न्यूज़ में, हर जगह पे आपको एक ही बात सुनने को मिलेगा कि कंपनी की मोनोपोली जो बिज़नेस था, वो बिज़नेस बंद हो चुके हैं और बंद हो जाएगा, इस तरीके से कुछ न्यूज़ आ रहा है और उसके कारण कंपनी का मतलब कंपनी खत्म भी हो जाएगा। इस तरीके से कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो मुझे तो अभी तक उस तरीके से फाइनली कुछ न्यूज़ देखने को नहीं मिला और दूसरी बात आईएक्स के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए मैं बता दूँ, मेरे हिसाब से इस कंपनी इस सेक्टर में बेस्ट कंपनी है। अगर मैं पेयर कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो यहाँ पे पेयर में मिसलेनियस कंपनी ऐड हो गया, छोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ पे कंपनी के जो खुद का ग्रोथ है, वो अगर ध्यान से देखेंगे, तो कंपनी के जो पी रेशियो है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। आरओसी, आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं इस पी रेशियो को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ, एक टाइम पी रेशियो चला गया था 100 के ऊपर और आज पी रेशियो कहाँ पे चल रहा है? 40 के आसपास। कोविड के बाद कंपनी 2021 में इसका पी रेशियो था 40 के आसपास और वहाँ से ही जिस लेवल के बाद कंपनी ब्रेकआउट किया, मतलब यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया और उसके बाद देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक धमाका हुआ था। तो मुझे लग रहा है अभी उसी जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा धमाका आपको देखने को मिलेगा। तो रेंज, ये जो पी रेशियो का रेंज है, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज यहाँ पे बन चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब पी रेशियो सस्ते में है तो वहाँ से रिकवरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर इसी चीज़ को मैं प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूँ, तो देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू भी सस्ता है। अगर 5 साल के डेटा दिखा दूँ, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 42 के आसपास था, हाई लेवल में। और कब था? 10th दिसंबर 2021 में। और अभी देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ़ के सिर्फ़ 15 के आसपास है। तो 15 से 40 तक जाएगा, तो सोचिए इस कितना बड़ा एक धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो आईएक्स के ऊपर जो बिग क्रैश देखने को मिला था, आप देख सकते हैं, टॉप लेवल से देखा है तो एक बिग फॉल देखने को मिला और मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला है, तो वो जो प्रीवियस इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल तक वो आएगा, उसको रिटेस्ट करेगा। तो इस सपोर्ट लेवल तक आए, तो उसके बीच में मुझे एक ट्रेड भी मिल चुके थे। यहाँ पे एक कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेड मिला था 21% का, तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद टारगेट को भी अचीव किया। और सेकंड एंटी लेवल यहाँ पे देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने जा रहे थे, तो अभी तक नहीं बना, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बिग कप तो बना, मगर यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। तो हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा तो एक बड़ा एंट्री हो सकता है। देखिए एक रेंज बना था, एक स्ट्रांगली यहाँ पे क्या बना, एक रेजिस्टेंस बना। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होना होना चाहिए। तो ब्रेकआउट तो हुआ था मगर वॉल्यूम बहुत वीक है, इसका मतलब अभी भी उतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज ब्रेकआउट नहीं हुआ, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। इसका मतलब अभी भी सेलिंग प्रेशर अभी भी ज़्यादा है। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, पहले अगर देखेंगे तो कंपनी एक हायर हाई बनाया, उसके बाद जब नीचे आए, थोड़ा-सा नीचे आया तो इसका मतलब लोअर हाई बने, उसके बाद लोअर हाई बने, उसके बाद एक फिर से एक लोअर हाई बनने जा रहा है। मतलब कंपनी का जो ट्रेंड है अभी डाउन ट्रेंड है। तो जल्दबाजी मत करना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट तक वो फिर से आने का कोशिश करेंगे, जो लेवल है 128 का, तो इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। अगर इस लेवल तक आए, तो उसके बाद क्या सिचुएशन बनता है, उसके ऊपर डिपेंड करके मैं ज़रूर टेल लूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज लिमिटेड। तो इन्फो एज लिमिटेड जो नौकरी डॉट कॉम नाम से जानते हैं आप लोग। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सबसे पहले देखिए मार्केट शेयर। कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो 78% ऑनलाइन जॉब पोर्टल सेगमेंट इसी के पास है और 13% के आसपास जो मैट्रिमोनियल पोर्टल है, मतलब जो शादी करने के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, तो वो 13% के आसपास है। और ऑनलाइन रियलिस्टिक जो बिजनेस है उसमें 38% मार्केट शेयर नौकरी डॉट कॉम के पास है। अभी कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रही है वो ध्यान से देखिएगा। कंपनी का रिज्यूम डेटाबेस जो है और रिज्यूम डेटाबेस एक्सेस जो है, मतलब कंपनी के ऊपर जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें रिज्यूम डेटाबेस जो अपलोड कर चुके हैं, तो उनमें से 68% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए आप जॉब पाना चाहते हैं और आप एक प्रोफाइल बनाना चाहते हैं,
naukri.com के ऊपर, जहाँ पे आप आपका जो बायोडाटा है, आपका जो सीवी है, आपका जो रिज्यूम है, वो अपलोड करके रखे हैं। उसके लिए आपको जॉब जो पेपर आएगा, वो naukri.com खुद आपको पेपर करेंगे, और इसके लिए एक चार्जेस, ईयरली एक चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो उससे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके साथ जॉब लिस्टिंग के ऊपर, मतलब जॉब आपको मिल चुका है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे डीलिंग्स होता है कि आपको जॉब मिल गया तो इतना परसेंटेज आपको सैलरी से आपको कमीशन देना पड़ेगा और चार्जेस देना पड़ेगा। और अदर्स के ऊपर 7.2%, जॉब सीकर्स के लिए 6.75%, और बे- जो ब्रांडिंग है उसके ऊपर 4%। तो अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी का काम हो रहा है। कंपनी के देखिए जो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस है उसके ऊपर 74% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और उसके बाद प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो कंपनी का 99 एक और रियलिस्टिक जो बिजनेस है उसके ऊपर 14%, और बाकी आदर्स के ऊपर है। तो कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो बिजनेस किस तरीके से चल रहा है आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं आईटी एंड आईटीईएस के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर कंपनी 31%, और साथ ही साथ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फर्म्स के ऊपर 27%, और आदर्स के ऊपर 17% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 10%, और बीएफएसआई के ऊपर 8.8%। तो जिस तरीके से कंपनी रिक्रूटमेंट को अलग अलग जगह पे कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के ऊपर 4.3%। तो सबसे ज़्यादा कंपनी का कहाँ पे हो रहा है, आईटी और आईटीएस के ऊपर के कंपनी का रिकमेंड किया जा रहा है। और इंडिया में ही कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस है 94%, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 5.68%। इतना परसेंटेज और इतना डेटा मैं आपके साथ क्यों शेयर किया, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि इन्फो एज के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला था, एक बड़ा सा करेक्शन हुआ था, तब मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा करेक्शन होने के बाद वो फिर से रिकवरी करेगा और यू टर्न लेकर वो फिर से वापस आएंगे। तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से हालत देखने को मिला। तो क्या बना, यहाँ पे शोल्डर बना 2 बार, बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो अप टेन जाने का कोशिश कर रहा है, और मेरे हिसाब से इजीली वो इस लेवल तक जा सकते हैं। वो लेवल कौन सा है, 30 सॉरी, वो लेवल है 6445 का लेवल, जो निकल के आ रहा है करीबन 31% के आसपास। तो एक अलग लेवल का टारगेट अचीव होने का कोशिश करेंगे। बाकी टारगेट कब होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो सेल्स इस बार भी ज़्यादा हुआ, और कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है वो पिछली बार 46 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो बढ़ के 119 करोड़ के आसपास हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। जो छोटे मोटे जो कर्जा है, और कंपनी के रिजर्व देखिए 470 करोड़ से 19,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो अलग लेवल का कंपनी का रिजर्व बढ़ा, मतलब कंपनी खुद के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा है। और कंपनी के हाथ में टोटल कैश कितना है, क्या वो उस खुद के कैश के हिसाब से बोरिंग्स को मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो टोटल कैश इक्विपमेंट है वो 500 करोड़ के आसपास है, और कंपनी कर्जा कितना लिया, 250 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी इजी तरीके से बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं और कर्जे को मिटा सकते हैं खुद के जेब से, खुद के जेब के पैसे से। तो आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि चार्ट पैटर्न अभी तो मेरा ट्रेड बन चुके हैं। अभी इसका टारगेट जब होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप सभी जानते हैं, एक छोटा सा बैंक है, फिर भी इस बैंक के ऊपर एक खासियत पॉइंट यही है कि कंपनीज के ऊपर मैं एक बार यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको शेयर करूंगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको यहाँ पे चलो अभी देखिए, सॉरी पहले मैं गलत चार्ट ओपन किया था। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक बिग जैसे क्या बना, आप ध्यान से देखेंगे तो लंबा सा एक कप बना, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे क्या बना, हैंडल पैटर्न क्रिएट हो गया। तो एक बार बना, दो बार बना, तीन बार बना, और मुझे लग रहा है फिर से एक बार हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा। तो यहाँ पे बार बार इस जगह पे हैंडल पैटर्न क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए 61 का जो लेवल है, एक कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है और लाइफ टाइम हाई का लेवल है। मतलब इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। अगर इसको ब्रेक करे तो एक बड़ा सा जंप और जर्नी आपको देखने को मिलेगा। टारगेट बहुत बड़ा लेवल का होगा, अराउंड 76% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर टेल लूंगा जब इसको ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत हद तक अच्छा हुआ है। क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स पहले 688 करोड़ था 2020 में, उसके बाद 700 करोड़ बना, उसके बाद 1000 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़। मतलब सेल्स रेवेन्यूज जो है वो अलग लेवल का रेवेन्यूज का ग्रोथ हुआ। इंटरेस्ट भी कंपनी मेंटेन्स किए। नेट प्रॉफिट एकदम नेगेटिव में था, और वो नेगेटिव प्रॉफिट आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया।
290 करोड़ से 300 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर क्या लगा कि कंपनी के पास जो एनपीए है वो बीच में 3% तक चला गया था। वो एनपीए आज 0.17% के आसपास हो चुके हैं। मतलब एनपीए को बहुत हद तक कंपनी कम की है। हाँ, मान लेता हूँ पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का एनपीए ज़्यादा हो गया, एनपीए कम होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, कंपनी एनपीए को तो कंट्रोल में रखा, यही सबसे बड़ी बात है। हमेशा वो कम होते चले जाएंगे ऐसे होगा नहीं। कभी कभी थोड़ा सा एनपीए बढ़ भी जाएंगे, क्योंकि हर साल में सही तरीके से मार्केट से पैसा उठाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि उज्जीवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी उठाया है, आप देखेंगे तो नवंबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया और दिसंबर में भी अच्छा खासा बाइंग किए, और जुलाई जनवरी मंथ में उतना ज़्यादा खास बाइंग नहीं हुआ, उल्टा सेल ऑफ किया गया। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।